हर दोस्तों, मैं दिनेश की और आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। आरएसएस के प्रमुख ने कुछ हफ्ते पहले कहा था कि 15 साल में अखंड भारत बनेगा और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में ईरान तक था भारत। क्या भारत नाम का कोई राज्य था, कोई देश था? 15 अगस्त 1947 से पहले क्या भारत नाम का कोई राष्ट्र था? उत्तर है नहीं। मैंने पहले इसके ऊपर पूरा एपिसोड किया है। ना ही अखंड भारत टाइप की कोई चीज़ यहाँ पर थी। यहाँ पर तो सैकड़ों हज़ारों राज्य थे जिनको देश कह सकते हैं, और अखंड भारत के नाम लेकर एक ऐसा डिबेट खड़ा किया जा रहा है जैसे पहले कोई एक बहुत बड़ा भारत यहाँ पर जिसे देश था। बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं, आप समझ सकते हैं। अखंड भारत नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में कभी नहीं रही। आरएसएस का जो भागवत का या पूरे आरएसएस का दक्षिणपंथियों का जो कॉन्सेप्ट है, तो कई किस्म की बातें सुनने को मिलती हैं। कुछ कहते हैं कि पाकिस्तान और चीन को मिला लो, कश्मीर को मिला लो तो पूरा भारत बन जाता है। कुछ कहते हैं कि बंटवारे से पहले का पाकिस्तान बांग्लादेश मिला लो तो अखंड भारत बनता है। कुछ कहते हैं अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका सबको मिला लो तो अखंड भारत बनता है। और कुछ तो उसको आगे चले गए हैं, वो कहते हैं कि भारत अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका के साथ थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ईरान तक सब कुछ अखंड भारत है। ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? देखिए, इतिहास में अगर माइथोलॉजी में जाएं तो आपको वहाँ पर जम्बू द्वीप, आर्यव्रत नाम सुनने को मिलता है। जम्बू, प्लक्ष, शालमल, कुश, क्रौंच, शाक, पुष्कर, इसको ही अब नाम लेकर कहा जाता है कि यह अखंड भारत था। बेवकूफ़ बनाने के तरीके। 1941 में भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पांडुरंग वामन की किताब छपी थी। इसमें लिखा था कि भारतवर्ष के अंदर कई सारे देश आते हैं और भारत जम्बू द्वीप के अंदर था। भारतवर्ष नाम का कोई राष्ट्र कभी नहीं था। इतिहासकार हुए हैं हिस्टोरियन दिनेश चंद्र सरकार ने अपनी किताब स्टडी इन द ज्योग्राफी ऑफ एंशिएंट एंड मिडल इंडिया में दावा किया है कि भारतवर्ष की सबसे पुरानी सभ्यता की निशानी सिंधु घाटी की सभ्यता। उससे पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, कोई निशान नहीं है। ये साक्ष्य जो हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के 5000 साल, 6000 साल पुराने हैं। कुछ लोग 8000 साल पुराने कहते हैं, जबकि वैदिक काल मुश्किल से 3000 से 3500 साल पुराना है। और कुछ लोग कहते हैं कि भारतवर्ष उससे पहले था। उसका कोई साक्ष्य, एविडेंस कोई नहीं है। तो बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। 321 बिफोर क्राइस्ट, अगर उन सब राज्यों को मिला लिया जाए और फिर उसे कहा जाए कि अखंड भारत था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसा किया तो, लेकिन उसके टाइम में तो उसके राज्य का नाम मगध था, भारत नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 BC में हुआ था, पाटलिपुत्र में, जो आज बिहार का हिस्सा है। तो वहाँ पर जो स्वतंत्र राज्य थे उनको इकट्ठा करने में उनकी भूमिका थी। 322 में BC के अंदर जो नंद वंश था उसको हराया था चाणक्य की मदद से। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के कब्जे वाले क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू किया और 305 BC में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच में जंग हुई, जिसमें चंद्रगुप्त की जीत होती है। फिर सिकंदर के सेनापति रहे सेल्यूकस से कूटनीतिक संधि के लिए उसकी बेटी हेलेन से शादी भी की। राधा कुमुद बनर्जी मुखर्जी की किताब चंद्रगुप्त मौर्य एंड हिज टाइम में इसका जिक्र है कि चंद्रगुप्त के बाद उसके बेटे बिंदुसार और उसके पोते, यानी कि चंद्रगुप्त आते हैं, फिर बिंदुसार आते हैं, फिर उसके बाद अशोक आते हैं, फिर बिंबिसार आते हैं। उनका कब्जा कलिंग यानी कि आज का उड़ीसा और साउथ में तमिल, जो यहाँ तमिलनाडु है, वहाँ पर कब्जा था। तो इस तरह से जो मौर्य साम्राज्य था वो वेस्ट में फारस यानी कि ईरान से पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कर्नाटक, तमिलनाडु तक फैला था। अब इसको अखंड भारत कहा जा रहा है। ऐसा कुछ था नहीं। अखंड भारत के कई खंड हुए हैं। 185 ईसा पूर्व में यानी कि BC में मौर्य साम्राज्य ख़त्म हो गया। इसके बाद अखंड भारत नाम की कोई चीज़ नहीं रही कहने को। फिर उसके बाद शांग आए, किन, शक, सातवाहन, कुषाण। दक्षिण भारत में चोल, चेर, पांड्या, जाने कितने साम्राज्य आए, कितनी सभ्यताएं आईं। अखंड भारत में चोल और पांडव साम्राज्य का हिस्सा रहा श्रीलंका भी 1310 के बाद आज़ाद हो गया। कुछ समय बाद ब्रिटेन ने श्रीलंका पर कब्जा किया, लेकिन उसे अलग देश मानता रहा। 870 AD में देखा जाए तो
अफगानिस्तान पर अरब सेनापति याकूब एलिस से फिर मुगल और अंत में ब्रिटेन का कब्जा था। 26 मई 1876 को रशिया और ब्रिटेन के बीच में गंडमक संधि हुई, जिससे अफगानिस्तान बफर स्टेट बना, जो 18 अगस्त 1919 को ब्रिटेन से आज़ाद हुआ। ब्रिटेन ने 1907 में भूटान को सो कॉल्ड अखंड भारत से अलग कर दिया और वहाँ उगेन वांगचुक के नेतृत्व में राजशाही की स्थापना की। फिर 1937 में बर्मा भारत से अलग हो गया। 1947 में भारत से पाकिस्तान अलग हुआ। 71 में पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश अलग हो गया। 1921 में 11 साल की जेल के बाद अंडमान निकोबार से वीर सावरकर बाहर आए। फिर उन्होंने किताब लिखी माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ में अखंड भारत का जिक्र किया। ऐसी कोई चीज़ थी नहीं। आरएसएस के अखंड भारत के विचार के जनक सावरकर माने जाते हैं। 1937 में हिंदू महासभा की 19वीं वर्षगांठ पर सावरकर ने कहा, हिंदुस्तान को अखंड रहना चाहिए। इसमें कश्मीर से रामेश्वरम तक, सिंध से असम तक शामिल है। सावरकर के इसी अखंड भारत के सपने को बीजेपी और आरएसएस पूरा करना चाहती है, जिसमें पाक और चीन अधिकृत कश्मीर के अलावा पाकिस्तान का सिंध भी शामिल है। 1949 को कलकत्ता में आरएसएस के सरसंघ चालक सदाशिव गोलवलकर बंच ऑफ थॉट्स उनकी है, पढ़िएगा कभी, सुनकर पढ़कर शौक में आ जाएंगे। पाकिस्तान एक अनसर्टेन यानी कि अनिश्चित राष्ट्र है, ऐसे में इसे मिलाकर अखंड भारत का प्रयास करना चाहिए। फिर आरएसएस ने कई बार अखंड भारत की तस्वीरें जारी की, जो कंबोडिया तक चली जाती हैं। शुक्र है ऑस्ट्रेलिया तक नहीं पहुंची है। आरएसएस के अखंड भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, तिब्बत भी शामिल है। चाइना भी ले लो सर, पूरा क्या फ़र्क पड़ता है। आरएसएस इस संयुक्त क्षेत्र को एक राष्ट्र मानता है जो हिंदू सांस्कृतिक समानताओं के आधार पर बना है, और उन्होंने एक नक्शा निकाला और नाम भी रख दिए। अफगानिस्तान को उपगणस्थान, काबुल को कुभानगर, पेशावर को पुरुषपुर, मुल्तानपुर को मूलस्थान, तिब्बत को त्रिविष्टिप, श्रीलंका को सिंघल द्वीप, म्यांमार को ब्रह्मदेश, थाईलैंड को श्याम देश कहा गया। जेएनयू के प्रोफेसर राजन कुमार का कहना है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान से क्लियर नहीं हो पाया कि वह मौर्य पीरियड, गुप्ता पीरियड, मुगल पीरियड या फिर ब्रिटिश पीरियड के अखंड भारत की बात कर रहे हैं। मोहन भागवत के बयान में अखंड भारत का मतलब 1947 के पहले के कश्मीर से है, जिसमें पाक अधिकृत कश्मीर और चीन के कब्जे वाला लद्दाख भी है। उन्होंने ये कहा कि मौर्य काल वाले अखंड भारत के सभी देश आज़ाद हैं। इन देशों को जंग के जरिए मिलाने का सोचना भी खतरनाक है। उनका कहना है कि अखंड भारत में जो देश शामिल थे, अब उन देशों का संविधान, संस्कृति, पहचान, धर्म सब कुछ अलग है, आज़ाद हैं वो। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51 में कहा गया कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा शांति और सुरक्षा कायम करने की कोशिश करेगा और इंटरनेशनल कानूनों का पालन करेगा। ऐसे में जंग के बल पर जबरन इन देशों को अखंड भारत का हिस्सा बनाना खुद भारत के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके खिलाफ होगा। तो तरीका क्या हो सकता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल आदि को मिलाकर फिर से अखंड बनाया जाना असंभव है, इम्पॉसिबल है। ये काटजू कमेटी भी कहती है। एक EU टाइप का फार्मूला बनाया जा सकता है। पहले सार्क बनाया था, वो फेल हो गया, और ये एसोसिएशन पहले भी कामयाब नहीं हुई, आगे भी नहीं होगी। काटजू का कहना था कि भारत पाकिस्तान बांग्लादेश को फिर से रीयूनाइट करना चाहते हैं, लेकिन वो एक यूरोपियन यूनियन की तरह होगा, और सार्क तो फेल हुआ, ये सबको पता है। इसलिए ये अखंड भारत का सपना एक किस्म से शेख चिल्ली के हसीन सपने या मुंगेरी लाल के हसीन सपने से कुछ अधिक नहीं है। मानसिकता का चक्कर है। सोच लिमिटेड होता तो सबको अपने काबू में करने के चक्कर में, क्योंकि बाद में ये कहेंगे अमेरिका भी हमारा है, यूरोप भी हमारा है, ऑस्ट्रेलिया भी हमारा है, पूरा अफ्रीका भी हमारा है। इनका दिमाग तो बहुत आगे तक चलता है ना, आरएसएस वाले हैं। शुक्रिया।